मित्रों नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार यादव आज आपको भारतीय संवैधानिक विकास के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट और उसके आगे के अधिनियमों से परिचित करवाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हमने भारतीय संविधान के विकास से जुड़ा हुआ एक लेक्चर आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि हमारे यहाँ संवैधानिक विकास जो है वो कितने चरणों में हुआ था, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कितने चरणों में विकास हुआ, और ये भी बताया था कि ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत कितने चरणों में विकास हुआ है। उसी के आगे आज हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर चर्चा करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ये भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया लिखित कोई पहला कानून था, यानी कि इससे की जो पहले की स्थिति थी वो किसी भी तरह से कहीं भी किसी का लिखी हुई नहीं थी, लेकिन यहाँ से ही भारत का संवैधानिक जो विकास है वो वास्तविक रूप से शुरू होता है। तो मित्रों 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसको पढ़ाने से पहले थोड़ी इस पे चर्चा करना चाहेंगे कि इसे क्यों लाया गया। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा देश भारत है ये यहाँ पर तमाम आक्रांता आए और समय समय पर यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किए, और फिर धीरे धीरे करके एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा आया और गया, और सबसे अंत में यहाँ से जो गए वो अंग्रेज गए, जिसके लिए हम भारतीयों ने एक लंबा जो है स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया और आज़ादी हमें मिली। तो इसके अंतर्गत जो रेगुलेटिंग एक्ट है इस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है इसके पहले की थोड़ी पृष्ठभूमि देखें। आप सबको पता है कि जो हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक उद्देश्य से आई थी और धीरे धीरे करते हुए इसने भारत का जो साम्राज्य है वो उसे अपने अधीन कर लिया था। और इसी क्रम में जो हम थोड़ा आपको जोड़ना चाहेंगे कि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे आते हैं। आपको पता है कि जो प्लासी का युद्ध है 1757 यानी 1757 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने मीर जाफर को धोखे से मिलाकर इस युद्ध को जीत लिया था, और आगे चल के 1764 के बक्सर के युद्ध में उन्होंने पूरी तरह से जो भारतीय महत्वपूर्ण शक्तियां थी, चाहे वो बंगाल का पूर्व नवाब हो, चाहे वो अवध का वर्तमान नवाब हो सुजाउद्दौला, या फिर मुगल सम्राट हो, इनको पराजित करने के बाद वो सत्ता बक्सर के युद्ध में पूरी तरह से हथिया लेते हैं, और ये युद्ध उनके लिए एक स्वर्णिम युद्ध साबित होता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में उनके लिए प्रवेश द्वार खुल जाते हैं। इस युद्ध के बाद जो बंगाल है वहां पे अंग्रेज एक नजमुद्दौला नाम मात्र का शासक उसको गद्दी पर बैठाते हैं, यानी कि सारे अधिकार अपने पास ले लेते हैं और उत्तरदायित्व नजमुद्दौला को सौंप दी जाती है। अब अधिकार और उत्तरदायित्व अलग अलग हो गए, यानी कि पूरा का पूरा जो अधिकार है, जो माल है, वो अंग्रेजों के पास, और जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल कौन? सम्राट। और वहीं से बंगाल में शुरू हुआ दोहरा शासन, जिसे लूट बेशर्मी का काल कहा गया,
और इसकी आगे चल के तमाम इतिहासकारों ने आलोचना भी की है, वो हम बताएंगे। और फिर ये क्रम चलता रहा और आगे चल के स्थिति वहाँ से और थोड़ी सी बिगड़ी जब बंगाल में अकाल पड़ गया, जिससे वहाँ की तमाम आबादी मारी गई और उसी समय अंग्रेजी सरकार ने टैक्स भी बड़ी कठोरता से वसूलने का फरमान दिया। तो ये सब हो रहा था और जो स्थिति थी उस समय की वो अकाल से पीड़ित थी। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पर हम चर्चा करने आए हैं। ये क्यों आया, इसके पीछे क्या उद्देश्य थे, इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग को किसके समय में लाया गया था, यानी किसके समय में लाया गया था। किसके समय में लाया गया था? तो मित्रों, जब इस एक्ट को लाया गया तो समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। कहाँ के? इंग्लैंड के या ब्रिटिश के, इन्हीं के समय में लाया गया था। और ये किसकी सिफारिश पे लाया गया था? अगर पूछा जाए, कई बार ये पूछा गया है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था तो ये किसकी सिफारिश पर था? तो आपको याद रखना है, भूलिएगा नहीं, इसमें सिफारिश हुई थी एक सीक्रेट कमेटी थी, उसका नाम ही है गुप्त समिति, जिसे आप लोग गोपनीय समिति भी कह सकते हैं। इस एक्ट को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था, इसका हम उद्देश्य आपको बता रहे हैं। देखिए, जो ये एक्ट लाया गया था इसके पीछे उद्देश्य था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी, महारानी इसमें शेयर होल्डर जरूर थी लेकिन एक प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन इसको किस तरह से लाया जाए, इसी के लिए इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। तो इसके अंतर्गत इसका जो उद्देश्य था वो दो थे। एक उद्देश्य था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट की अधिकारिता में लाया जाए। कहां कहां? एक तो ब्रिटेन में, दूसरा भारत में। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका मतलब ये नहीं कि इसका व्यापार भारत में ही हो रहा था, भारत में नहीं, ब्रिटेन में भी इसके कर्मचारी थे, वहां भी व्यापारिक कार्य कर रहे थे और भारत में भी कर रही थी। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि इसको जो है रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, अपने प्रति ले लिया जाए, अपनी इसके ऊपर जवाबदेही ला दी जाए। इसी उद्देश्य से इसे ब्रिटेन में और भारत में दोनों जगह इस पे नियंत्रण स्थापित करना था। इससे सवाल हमेशा आते हैं, इसकी बहुत सी बातें थी, उस पे हम आपको अभी बता रहे हैं। तो कुल मिला के अभी तक इतना देखेंगे। ये जब आया तब इंग्लैंड में लॉर्ड नॉर्थ सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर थी, तो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के समय में ये आया था। और सिफारिश एक हुई थी गुप्त समिति, यानी गोपनीय जो समिति है उसी के सिफारिश पर इसको लाया गया था। इसका उद्देश्य था ब्रिटेन और भारत दोनों जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में लाना। अब इस एक्ट की प्रमुख बातें हम जानेंगे। इस अधिनियम की प्रमुख बातें क्या थी? प्रमुख बातें जिसका हमारे संविधान पर या संवैधानिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, जो प्रमुख बातें थी जिसे हम लोग विशेषताएं भी कहेंगे, तो यहाँ हम जान लेते हैं कि इसका ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। 1773 का अधिनियम, ये वही रेगुलेटिंग एक्ट है
इसकी हम बड़ी बातें जानेंगे। यानी कि प्रमुख बातें हमने इधर बता ही दिया है, अब इनकी हम 5 बड़ी बातें आपको बताएंगे। कितनी? 5 बड़ी बातें बताएंगे। और जब भी कोई कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है तो इन्हीं 5 में से पूछ लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वो 5 बड़ी बातें इस एक्ट की कौन थी वो आप जान लीजिए। देखिए, जो इस एक्ट की पहली बड़ी बात थी वो ये थी कि 24 सदस्य यानी 24 सदस्यों का एक निदेशक मंडल बनाया गया। कितने सदस्यों का? 24 सदस्यों का एक निदेशक मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कहा जाता था, ये बनाया गया। और ये बताया गया कि इसके जो 1/4 सदस्य होंगे, यानी 1/4, 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे? अवकाश ले लेंगे, अवकाश ग्रहण करेंगे, और जिनका पद रिक्त हो जाएगा उनके स्थान पर पुनः निर्वाचित किए जाएंगे, और उनके निर्वाचन में मत देने का अधिकार उन्हीं को होगा जो 1 वर्ष पूर्व कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर धारक रहे हों। कितने के? 1000 पाउंड, 1000 पाउंड के शेयर धारक रहे हों, लेकिन कब? 1 वर्ष पूर्व। उन्हीं को निर्वाचन का अधिकार था। यानी 24 सदस्यों का एक निदेशक मंडल बनाया गया। इसके 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष छुट्टी लेते थे, अवकाश ग्रहण करते थे, और उनके रिक्त स्थानों को पुनः निर्वाचन के माध्यम से भरा जाता था। उनमें मत देने का अधिकार उन्हीं को होता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 वर्ष पूर्व 1000 पाउंड के शेयर धारक रहे। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी जो इस एक्ट की बड़ी बात है वो ये है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में एक गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया गया। हालांकि गवर्नर पहले होते थे, लेकिन बंगाल में जो अंग्रेजी क्षेत्र था उसको नाम गवर्नर जनरल दे दिया गया। यानी ये मिला वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग्स, आप लोग नाम सुने होंगे, परिचित होंगे। वारेन हेस्टिंग जो है इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। ध्यान रखेंगे, कई बार ये सवाल आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो हम लोग वारेन हेस्टिंग कर जाते हैं, लेकिन ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल इसी अधिनियम के द्वारा बना। इसकी कार्यकारिणी में 4 और सदस्य थे। जो इसकी कार्यकारिणी थी तो उसमें 4 और सदस्य थे, 4 अन्य सदस्य थे। अब वो 4 अन्य सदस्य कौन थे वो हम आपको बता दे रहे हैं। एक था फिलिप फ्रांसिस, इनका नाम था। दूसरा जो नाम था वो था क्लेवरिंग। जो तीसरा नाम था वो था मानसन, और चौथा जो नाम था वारवेल। ये 4 लोग थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल। ध्यान रखना मित्रों, यहाँ से सवाल हमेशा आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बनाया गया था,
तो उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य शामिल नहीं था? 3 यहाँ से पूछ लेगा, एक की जगह कोई दूसरा दे देगा, या उल्टा कर दे निम्नलिखित में से कौन एक था, 3 अलग के दे दे, इंग्लिश मिलते जुलते नाम एक इसमें दे दे। तो ये चीज आपको याद रखना है इस सेट की। तीसरी जो इस सेट की जो तीसरी बड़ी बात है वो ध्यान देना है कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास, कौन? कलकत्ता, बंबई व मद्रास, ये जो तीनों प्रेसिडेंसी थी ये एक दूसरे से स्वतंत्र थी, यानी पहले इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब बदलाव क्या किया गया? अब बदलाव ये हो गया कि इन तीनों प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? गवर्नर जनरल। यानी जो कलकत्ता है, बंबई है, मद्रास है, ये तीनों जो प्रेसिडेंसियां हैं पहले एक दूसरे से स्वतंत्र थी, एक दूसरे से स्वतंत्र। लेकिन अब क्या हो गया? ये गवर्नर जनरल के अधीन हो गई, और गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग। इसलिए ये तीनों इसके अधीन हो गई। इसकी जो चौथी बड़ी बात थी, जहां से सवाल कई बार पूछा गया परीक्षा में, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो इसमें से जरूर पूछ लिया जाता है। इसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित कर दिया जाए। आगे चल के 1774 में ये सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, इसकी स्थापना हुई। इसमें एक चीफ जस्टिस तथा 3 अन्य जज बनाए गए। तो देखते हैं चौथी बड़ी बात ये हुई कि निर्णय लिया गया, हालांकि अब इसका नाम कोलकाता है लेकिन हम उसी परिदृश्य की चर्चा करते हैं। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यानी ये कहा गया 1773 के एक्ट में कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 1774 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? 1774 में स्थापित हुआ। इसमें जज जो थे वो 4 न्यायाधीश थे। एक थे सर एलिजा इम्पे, ये मुख्य जज थे, यानी मुख्य न्यायाधीश थे। ये मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें हम लोग चीफ जस्टिस कहते हैं। इसके अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 जो है वो अन्य कौन थे? अन्य थे, एक थे लिमस्टर, दूसरे थे चैम्बर और तीसरे थे हाई। ध्यान देना मित्रों कि जो चौथी सेट की बड़ी बात थी वो ये थी कि एक सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित करने का निर्णय लिया गया, और कलकत्ता में ये सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित हुआ, जिसमें 4 जज थे, 4 न्यायाधीश थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, 3 अन्य थे लिमस्टर, चैम्बर और हाइट। आपको ध्यान रखना है मित्रों कि ये जो कोर्ट स्थापित किया गया था ये एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित था, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? अभिलेख न्यायालय क्या होता है?
वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ही है, उसकी हम विधिवत चर्चा करेंगे। लेकिन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको कि जिसकी बातों को या जिसके निर्णयों को निचली अदालतों पे जजमेंट की तरह लागू किया जाए, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, इस अधिनियम की जो पांचवी बात है, इस अधिनियम की जो पांचवी बात है, ये भी पूछा गया है कई बार। ये एक्ट की जो पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, इनके लिए भी अब व्यापार करने के लिए लाइसेंस की शुरुआत कर दी गई। यानी साफ साफ कह दिया गया, अब वही व्यक्ति जो कंपनी से जुड़े हैं भारत में व्यापार कर पाएंगे जिनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइसेंस होगा। अब यूं कह लीजिए कि यहीं से शुरू हो गई लाइसेंस प्रथा की शुरुआत कर लिया गया। तो समझ गए ना, ये जो 1773 का इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट है ये क्यों आया था, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की और हमने ये भी बताया आपको कि जब ये एक्ट लाया गया तो उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था और उद्देश्य क्या था, ये भी आप समझ गए। और जो ये 1773 का अधिनियम था, इसकी जो 5 बड़ी बातें, हालांकि और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये 5 बड़ी बातें थी जो कि किसी भी संभावित परीक्षा में ये हमेशा इसमें से सवाल आता रहता है, क्योंकि यही से भारतीय संविधान के विकास का चरण शुरू होता है। ये 5 जो बड़ी बातें हैं जिसको हमने अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। पहली बात, 24 सदस्यों का एक निदेशक मंडल, वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना जिसके 4 अन्य कार्यकारिणी में थे। जो तीसरी बात है, कलकत्ता, बंबई, मद्रास जो प्रेसिडेंसियां थी वो एक दूसरे से स्वतंत्र थी, लेकिन इसके तहत इसे गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अगली बात जो चौथी है वो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय लिया गया कि यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, इसकी बात बता दिया। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के लाइसेंस प्रथा की शुरुआत की गई। तो मित्रों, आज हम आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के विषय में समझाए हैं। अन्य अधिनियम भी हम आपको प्रतिदिन अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और आप लोग चाहे तो साथ साथ एक नोट्स भी तैयार करते चलें। पसंद आए तो इसे अपने मित्रों या रिलेशन में या ऐसे कोई भी व्यक्ति हो जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उन तक पहुंचाएं। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ मित्रों, जय हिंद।